हेलो माय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर इमरान खान। मैं आपका स्टडीग्राम बीकानेर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो दोस्तों, इस टॉपिक में हम जितने भी पॉइंट्स कवर करेंगे या इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स कवर करेंगे उसकी एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रख देता हूं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है वो राजस्थान के नक्शे में हम कैसे दर्शा सकते हैं, इसके कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि संरचना की दृष्टि से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, लावा का पठार और विंध्य कगार। ये देखिए दोस्तों, इसका जो मुख्यतः पठारी क्षेत्र है उसे हम लावा के पठार में पढ़ेंगे और इसका जो इसमें कुछ पहाड़ियाँ शामिल है दोस्तों, जो पहाड़ियाँ शामिल है उनकी चर्चा हम इसके दूसरे भाग विंध्य कगार में करेंगे। जब ये पूरा हम समझ लेंगे दोस्तों, क्योंकि देखिए टॉपिक छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जब पूरा समझ लेंगे तो आप ये मत सोचना कि वीडियो ख़त्म हो गया है, क्योंकि इसमें हम आगे चलकर, इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर मैं आपको राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों को एक सारणी या एक टेबल के थ्रू याद कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, कहीं ऐसा मत करना कि ये यहाँ पे अपने ने खत्म किया, समझाया और उसके बाद में कहीं आप देखना छोड़ दो। ठीक है, तो लास्ट में अपने इन चारों भौतिक प्रदेशों को, क्योंकि ये देखिए इस वीडियो में ये अंतिम वीडियो है जो राजस्थान के भौतिक विभाजन पर हमने बनाया है। तो इसके अंदर एक सारणी के थ्रू, एक टेबल के थ्रू अपने इन चारों भौतिक खंडों को समझने का, याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक है अपना राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नक्शे में कहाँ है दोस्तों। तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो है उसके पूर्व या दक्षिण पूर्व में राजस्थान का यह पठारी क्षेत्र स्थित है। ठीक है, एक तो इस तरीके से याद रखें सॉरी। और दोस्तों, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, यहां पर कौन सी समवर्षा रेखा, आइसोहाइट लाइन अवस्थित है, मानी जाती है 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ठीक है भाई, 75 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन। तो अपने ये भी बोल सकते हैं कि जो 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है उसके पूर्व या दक्षिण पूर्व में यह राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र स्थित है। तो नक्शे में अपने को कैसे याद रखना है आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों इसके कुछ जनरल फैक्ट्स पे चर्चा करते हैं। राजस्थान का जो कुल भूभाग है दोस्तों, राजस्थान का जो कुल भूभाग है, क्षेत्रफल है, उसके कितने प्रतिशत क्षेत्र पर यह फैला हुआ है? 6.29, 6.29% एरिया में यह फैला हुआ है या राजस्थान के इतने क्षेत्रफल को यह कवर करता है। ठीक है, कितने जिले हैं इसमें जो अपने को याद रखने हैं? मुख्यतः 4, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत विंध्य कगार और इधर धौलपुर तक कुछ क्षेत्र भी शामिल हो जाता है, लेकिन अपने को बेसिकली 4 जिले याद रखने हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अच्छा, थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में मैंने कितने जिले बताए थे दोस्तों? याद कीजिए, 12 जिले बताए थे। अरावली में कितने जिले बताए थे दोस्तों मैंने? याद कीजिए, 7। पूर्वी मैदान में मैंने कितने जिले बताए थे? 10। और यहां कितने जिले बता रहा हूं मैं? 4। तो देखिए दोस्तों, गिने इन्हें, 12 और 7 19, 19 और 10 29, और 29 और 4 33। तो राजस्थान के इन 4 भौतिक खंडों में किस प्रकार 33 जिलों को हम याद रख सकते हैं? 12 जिले यहां, 7 यहां, 10 यहां और 4 यहां पर दोस्तों। तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा किस प्रकार राजस्थान के 33 जिले या किस प्रकार राजस्थान के यह 4 भौतिक खंड राजस्थान के जिलों को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिले कितने? 4, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और दोस्तों, राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान के इस भौतिक खंड में निवास करती है? तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जो है वो इस भौतिक खंड दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में निवास करती है। तो दोस्तों, ये तो हो गए कुछ जनरल फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को दोस्तों
संरचना की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पठारी भाग है उसे आप बेसिकली लावा का पठार बोल सकते हो, और इसमें जो पहाड़ियां आपको याद रखनी है वो विंध्य कगार के रूप में याद रखनी है। तो वैसे भी आप याद कीजिए कि भारत के लगभग बीच में विंध्यांचल पर्वत श्रेणी पाई जाती है, तो उसी हिसाब से याद रखें विंध्य में अपने को क्या याद रखनी है, पहाड़ियों के नाम। ठीक है, तो देखिए लावा का पठार, लावा का पठार इसे दोस्तों अगर हम इंडियन ज्योग्राफी या भारतीय भूगोल के हिसाब से देखें तो इसे मालवा या दक्कन के पठार का भाग भी माना जाता है। दोस्तों थोड़ा सा याद कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है और जो ये पूर्वी मैदान है, ये दोनों ही भारत के उत्तर के विशाल मैदान के भाग माने जाते हैं। ठीक है, और ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, इन्हें भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है भूगर्भिक दृष्टि से। ठीक है, भूगर्भिक मतलब गर्भ के अंदर जो चट्टानें होती है उनके आधार पर अरावली और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र का भाग माना जाता है दोनों को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो लावा का पठार और ये मालवा का और दक्कन का पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो है भारत का उसी के भाग है ये। तो लावा का पठार को मालवा या दक्कन के पठार का भाग भी माना जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, तो इसका निर्माण में आपको याद रखना है। अभी देखिए दोस्तों, ये नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी अपने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसमें पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे ये सारे नाम जितने भी आ रहे हैं आपके सामने पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित, जैसे क्रिटेशियस आ गया, प्लिस्टोसिन आया था। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण याद रखना दोस्तों, क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी के लावा उद्गार से हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में मुख्यतः दरारी ज्वालामुखी के लावा उद्गार से हुआ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि ज्वालामुखी जो होती है ना दोस्तों, उसका जो उद्गार होता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, मैग्मा जो होता है वो ऊपर धरातल के ऊपर लावा के रूप में आता है। बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, वो होता है क्रेटर से दोस्तों, क्रेटर से। ये किसी भी ज्वालामुखी की ओपनिंग होती है और क्रेटर पाया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, ये छोटी छोटी दरारों के रूप में भी ज्वालामुखी जो होती है या ज्वालामुखी का जो लावा होता है वो बाहर निकलता है। तो इसे कहते हैं दरारी ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, एक चीज और, यहां पर जो लावा उद्गार हुआ ये बेसिकली कौन सा लावा था भाई। देखिए, जो लावा जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय। और ऐसे ही आप एक चीज और याद रखें, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा मैं, एक ऐसे ही ग्रेनाइट और बेसाल्ट। तो ये जो लावा था, इससे जो चट्टानें बनी वो थी बेसाल्ट की चट्टानें, क्योंकि ये बेसाल्टिक लावा था। कौन सा लावा था, बेसाल्टिक लावा था। अच्छा, ये जो बेसाल्टिक लावा होता है ना दोस्तों, ये लंबे एरिया को कवर करता है, फैल जाता है, ये बहता हुआ चला जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट वाला जो लावा होता है ना वो पर्वतों का निर्माण करता है, और ये लावा जो है मुख्यतः पठारों का निर्माण करता है। तो कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ यहाँ पर, बेसाल्ट की चट्टानों का। ठीक है, निर्माण क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी के लावा उद्गार से, कैसी चट्टानों के रूप में, बेसाल्ट की चट्टानों के रूप में। अच्छा, इस क्षेत्र में आपको अच्छे से पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बूंदी राजघराना हुआ करता था, फिर उससे कोटा बना, फिर आगे चल के झालावाड़ अस्तित्व में आया। तो आप सबको ये सारी चीजें पता है, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। यहां पर कौन से राजवंश का क्षेत्राधिकार था, हाड़ा राजवंश का क्षेत्राधिकार। कौन से राजवंश का क्षेत्राधिकार, हाड़ा राजवंश का क्षेत्राधिकार। तो हाड़ा राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण फ्रेंड्स, इस क्षेत्र को हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। तो ये जो लावा का पठार है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, हाड़ौती का पठार भी कहलाता है। और इसमें जो पहाड़ियां शामिल हैं वो विंध्य कगार के रूप में याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, बेसाल्ट की चट्टानें जो हैं उनके टूटने से, उनके अपर्दित होने से, बेसिकली अगर आपको वर्ड बताऊं कि चट्टानों के टूटने को वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदरिंग। तो इन बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से दोस्तों
काली मृदा का निर्माण होता है। तो राजस्थान के इस क्षेत्र में, यहाँ पर फोकस कीजिए, चाहे मैप में फोकस कीजिए, इसी को बड़ा करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो राजस्थान के इस क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। मृदाओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे आराम से, लेकिन अब यहाँ पर इतना सा याद रखें, राजस्थान के इस क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा। और काली मृदा जो है वो अफीम, सोयाबीन और कपास की खेती के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? अफीम, सोयाबीन और कपास। एक छोटी सी ट्रिक है याद रखने के लिए, अफीम का ए आ गया, सोयाबीन और कपास, अशोक। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से हालांकि याद ना रखें, सिंपल से नाम है, याद हो जाएंगे। अफीम, सोयाबीन और कपास की खेती के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो लावा का पठार, इसे मालवा या दक्कन के पठार का भाग माना जाता है। इसका निर्माण क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी के लावा उद्गार से हुआ। बेसाल्ट की चट्टानें या बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें बनी। हाड़ा राजवंश का क्षेत्राधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी बोला जाता है। और बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से काली मृदा का निर्माण हुआ। तो बेसिकली राजस्थान में इस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जो अफीम, सोयाबीन और कपास की खेती के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गया अपना लावा का पठार। अब बात करेंगे अपने विंध्य कगार, और इसमें अपने को ये 4 पहाड़ियाँ याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले अपने देखते हैं रामगढ़ बूंदी। तो दोस्तों इसके बारे में अपने क्या याद रखना है? रामगढ़ बूंदी जो है ये पहाड़ियाँ घोड़े की नाल नुमा पहाड़ियाँ हैं। घोड़े की नाल नुमा क्षेत्र में फैली हुई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये। और कहाँ पाई जाती है? बूंदी में। तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ पूछ ले तो 2 चीज़ें याद रखनी है, घोड़े की नाल नुमा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, हॉर्स शू शेप्ड पहाड़ियाँ हैं, और कहाँ पाई जाती है? बूंदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली पहाड़ियाँ जो है नाम से ही पता चल रहा है, बूंदी पहाड़ियाँ। तो बूंदी की पहाड़ियाँ कहाँ? बूंदी में ही होगी। ठीक है, लेकिन इनकी विशेषता क्या है? यह अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। कैसी पहाड़ियाँ हैं? अर्धचंद्राकार। तो थोड़ा सा इस पे फोकस रखें। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ क्या है? बूंदी की पहाड़ियाँ बूंदी में पाई जाती है। घोड़े की नाल नुमा पहाड़ियाँ रामगढ़ बूंदी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, 2 अलग अलग पहाड़ियाँ ये। चलिए अगला दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। इसके बारे में बात में लास्ट में करेंगे। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ दोस्तों याद रखना कहाँ पाई जाती है? बेसिकली मेन जो जिला आपको याद रखना है कोटा में, कुछ झालावाड़ में भी फैली हुई है, लेकिन मुकुंदरा की पहाड़ियाँ मेनली कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है दोस्तों, लास्ट चीज देखिए, कुंडला। कुंडला, कुंडल, कान। ठीक है, कान में कुंडल पहनते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए, कुंडला, कोटा, बेसिकली कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडलाकार पहाड़ियां। कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडलाकार पहाड़ियां, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस प्रकार से कान जैसी संरचना बनाई है, बीच में के लिखा हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, 2 पहाड़ियां बूंदी से याद रखनी है। कौन कौन सी? रामगढ़ बूंदी, घोड़े की नाल नुमा पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा, और कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती है? कुंडला की पहाड़ियां। ठीक है दोस्तों, अच्छा ये शहर के चारों ओर वाली चीज है ना, अपने तीसरी आ रही है, अगर आप ध्यान करोगे तो आपको फिर से याद दिलाता हूं मैं। उदयपुर शहर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? गिरवा। याद आया? इसी तरीके से एक और चीज अपने ने याद की थी, अजमेर के चारों ओर सर्पिलाकार आकृति में स्थित पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नाग की पहाड़ियां, बिल्कुल सही। और ऐसे ही कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडलाकार पहाड़ियों को क्या कहते हैं दोस्तों? कुंडला की पहाड़ियां। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट्स स्पष्ट हो गए होंगे। मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं, आप सारे पॉइंट्स आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपने इन चारों भौतिक प्रदेशों को एक सारणी या टेबल से याद करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो सारे पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए, उसके बाद अपने उस सारणी पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने वीडियो के अंत में राजस्थान के चारों भौतिक प्रदेशों को एक
सारणीबद्ध तरीके से या एक टेबल के थ्रू याद करने का, बेसिकली इनके मेन पॉइंट्स जो हैं उनको तुलनात्मक तरीके से याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये दो चीज़ें मैंने यहाँ बनाई हुई है। एक तरफ तो मैप है, मैप में मैंने ये दर्शाया है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान के मैप में, नक्शे में कहाँ पर स्थित है, कौन कौन से जिलों को कवर करता है, कितने जिलों को कवर करता है, राजस्थान के कितने क्षेत्रफल को कवर करता है और कितने प्रतिशत जनसंख्या वहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ से तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और अगर आप इस टेबल पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो अपने को तुलनात्मक तरीके से ये सारी चीज़ें याद करने में आसानी रहेगी। क्या कि भौतिक विभाग जो हैं अलग अलग वो किसके अवशेष रहे हैं, मतलब प्राचीन काल में यहाँ पर क्या हुआ करता था, वर्तमान में यहाँ की जलवायु क्या है और यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, यहाँ की मृदा के हिसाब से कौन सी फसल यहाँ पर बेसिकली उगाई जाती है और साथ ही यहाँ की जलवायु के हिसाब से यहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इस मैप पे फोकस करें। सबसे पहला अपना भौतिक खंड है, फिजिकल डिवीजन है कौन सा, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है इसके पश्चिम में मरुस्थलीय राजस्थान है ये बेसिकली। याद आ गया आपको। कुल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 58 से 61.11% ये कवर करता है। 58 से 61.11% को ये कवर करता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40%, मतलब राजस्थान की 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। कुल जिले कितने कवर करता है, 12। थोड़ा सा आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, टोटल जिले कितने, 12। देखिए 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे 2 भागों में बांट देती है, शुष्कतम मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्कतम मरुस्थल में बेसिकली जो जिला आता है वो है जैसलमेर, बीकानेर का दक्षिण पश्चिमी भाग, जोधपुर का पश्चिमी भाग और बाड़मेर का उत्तर पश्चिमी भाग, और इसके अलावा पूरा जैसलमेर जिला। याद आ रहा है आपको। इसके अलावा अर्ध शुष्क जो मरुस्थल है वो बेसिकली 4 खंडों में बंटा हुआ था। घग्गर बेसिन, गंगानगर हनुमानगढ़, शेखावाटी क्षेत्र, चूरू झुंझुनू सीकर, नागौर उच्च भूमि, बीकानेर नागौर और लूनी बेसिन, जिसमें मुख्यतः 4 जिले आते हैं, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली। तो आपको पूरा ये अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा सारे पॉइंट्स। चलिए दूसरा जो अपना भौतिक खंड है जो लगभग राजस्थान के बीच में पाया जाता है और राजस्थान का जो भौतिक विभाजन भी इसी के आधार पर ही करते हैं अपने, बेसिकली अरावली प्रदेश। तो बेसिकली दोस्तों याद रखना, अरावली प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग बनाता है या कवर करता है। राजस्थान की जनसंख्या का 10% भाग या राजस्थान की 10% जनसंख्या इस अरावली प्रदेश में निवास करती है। और कुल जिले अपने को कितने याद रखने हैं, ये मेनली जो जिले कवर करता है वो है 7। और थोड़ा सा याद करने का प्रयास करें। अरावली को हम उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली में बांटते थे। उत्तरी अरावली में जयपुर, अलवर, दौसा। मध्य अरावली में एक ही जिला याद किया था, अजमेर। और दक्षिण अरावली में हमने 3 जिले याद किए थे, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अरावली प्रदेश के भी सारे पॉइंट्स बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे। पूर्वी मैदान। अब अच्छा दोस्तों एक बात और, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है ना, ये थोड़े से यहाँ पर जिले इंटरमिक्स हो जाते हैं, थोड़े से अरावली वाले जिले भी इसमें इंटरमिक्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन जिले हैं वो मैंने आपको यहाँ पर नीले मार्कर से लिखकर दर्शाए हुए हैं। ठीक है, पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23.3% भाग बनाता है। ठीक है, राजस्थान की 40% जनसंख्या इसमें निवास करती है। अब देखिए यहाँ भी 40%, यहाँ भी 40%, लेकिन ये क्षेत्रफल कितना है, 23.3% कुल क्षेत्रफल का, और ये कितना 58 से 61.11%, मतलब इसके डबल से भी ज़्यादा लगभग।
तो दोनों जगह जनसंख्या समान है, तो राजस्थान का सर्वाधिक जन घनत्व वाला भौतिक खंड या भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदान। और जिले कितने कवर करता है? 10। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने को ध्यान है नीचे माही बेसिन है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसके बाद में बनास बाणगंगा बेसिन है, जिसमें मुख्यतः चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और ऊपर बाणगंगा बेसिन में जयपुर, भरतपुर होते हैं। बेसिकली जयपुर भरतपुर के बीच के रोही के मैदानी क्षेत्र जो हैं आपको याद आ रहा होगा। तो बेसिकली दोस्तों ये जो नीले मार्कर्स हैं ये आप याद रखें, अभी कुछ एक इंटरमिक्स कर जाते हैं। और चंबल बेसिन वाले कोटा, बूंदी अगर इनको छोड़ दें तो सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर बेसिकली पूर्वी मैदान में ही आते हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा नीचे से ऊपर तक ध्यान देना और नीले मार्कर से जितने भी जिले लिखे हुए हैं याद कर लेना। आपने जो पहला अगर वीडियो देखा होगा तो आपको सारे जिलों की स्थिति अच्छे से याद है, अपने ने अच्छे से डिस्कस की हुई है। और वो अगर आपने वीडियो देखा है और अपने मैप में प्रैक्टिस की है तो आज बहुत काम आएगी। चलिए लास्ट है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, इसे हाड़ौती का पठार भी कहते हैं दोस्तों। ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.29% को कवर करता है। ठीक है, राजस्थान की 10% जनसंख्या 10% पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है। और मेन जो जिले याद करने हैं वो है 4। बेसिकली वैसे भी हाड़ौती नाम आते ही अपने दिमाग में 4 जिले क्लिक करते हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो चलिए दोस्तों, इस मैप से आपको एक तो ये याद हो जाएगा कौन सा भौतिक खंड मैप में, नक्शे में कहाँ पर है, कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है, जनसंख्या और जिलों की संख्या। ठीक है, तो अब आते हैं अपने सारणी पर या फिर टेबल पर। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इधर देखिए, चारों भौतिक खंडों के नाम लिखे हैं। अब पहला पॉइंट लेंगे अपने अवशेष, मतलब प्राचीन काल में यहाँ क्या हुआ करता था या ये किसके अवशेष हैं। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान टैथिस सागर का, अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड का, पूर्वी मैदान टैथिस सागर का, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का। तो देखो इस तरीके से आप अल्टरनेट याद हो जाएंगे आपको, टैथिस सागर गोंडवाना लैंड, टैथिस सागर गोंडवाना लैंड। ये तो हो गया रटने का तरीका। अगर आपको समझना भी है तो थोड़ा सा मैं आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ दोस्तों। देखिए, एक थ्योरी के अनुसार, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, एक थ्योरी के अनुसार 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी जो है वो आज की पृथ्वी जैसी नहीं थी। पृथ्वी के जितने भी महासागर थे वो ऐसा मान लो कि एक आपस में जुड़े हुए थे और सम्मिलित रूप से इन महासागरों को दोस्तों पैंथालासा बोलते थे। क्या बोलते थे? पैंथालासा। ठीक है, इसी तरीके से पृथ्वी के महाद्वीप भी आपस में जुड़े हुए थे और वो सम्मिलित रूप से दोस्तों क्या कहलाते थे? पैंजिया। ये पैंजिया जो है दोस्तों, इसके 3 भाग, थोड़ा सा रफली बता रहा हूं मैं आपको, समझने में आसानी रहेगी ये चीज़ें, बस इसलिए और कुछ नहीं। इसके 3 भाग हैं। ये जो भाग है दोस्तों ये कहलाता है या कहलाता था लॉरेंसिया। क्या कहलाता है? लॉरेंसिया। ठीक है, ये वाला भाग जो है दोस्तों ये कहलाता है अंगारा लैंड। ठीक है, और सबसे नीचे वाला भाग है दोस्तों ये कहलाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, अच्छा, इस अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में दोस्तों एक छोटी सी जल राशि पाई जाती थी। जल राशि, सागर, छोटा सा सागर, उथला सागर। ठीक है, मतलब शैलो शी, मतलब जिसकी गहराई बहुत कम होती है, ऐसा एक सागर था छोटा सा, उसको कहते हैं टैथिस सागर। ठीक है दोस्तों, बाद में ये जो भाग हैं इसके पैंजिया के अलग अलग हुए। आज लॉरेंसिया से जैसे उत्तरी अमेरिका बना हुआ है,
ये अंगारा लैंड से जो एशिया का उत्तरी भाग है, रशिया वगैरह, रूस वगैरह ये बने हुए हैं। गोंडवाना लैंड से जैसे अफ्रीका हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, ये सब बने हुए हैं। तो अपने को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, अपने को मेन फोकस कहाँ करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अपने को दो नाम दिख रहे हैं, तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड। अपने को तो भैया ये टेबल याद करनी है, ठीक है बेसिकली। तो तैतीस सागर दिख रहा है, एक दिख रहा है गोंडवाना लैंड। तो बेसिकली दोस्तों ये जो भाग है, यहाँ पर ही आगे चलकर भारत का, आज जो हमारा भारत का स्वरूप है उसका निर्माण हुआ। देखिए दोस्तों, भारत को भूगर्भिक दृष्टि से, ध्यान से सुनना, भूगर्भिक दृष्टि से मतलब धरातल के नीचे जो चट्टानें पाई जाती है उसके आधार पर, ठीक है, भूगर्भिक दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पहला भाग है उत्तर का हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। दूसरा भाग है उत्तर का विशाल मैदान, और तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर के, उत्तर के जो दो भाग हैं, हिमालयी क्षेत्र, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और उत्तर का विशाल मैदान, ये दोनों ही आज जहाँ हैं वहाँ कभी तैतीस सागर हुआ करता था। क्या था? तैतीस सागर हुआ करता था। और जो प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड की चट्टानों से बना है। ये गोंडवाना लैंड की चट्टानें जो है विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं। इसी वजह से अगर इन भारत के तीन खंडों की बात करें तो सबसे प्राचीन भाग जो है वो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है। उसके बाद में जो भारत में बना वो था उत्तर हिमालयी क्षेत्र, हिमालय पर्वत श्रृंखला, और सबसे नवीन भाग जो भूगर्भिक दृष्टि से बना है भारत में वो है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है दोस्तों, ये याद हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जो ये भौतिक विभाग हैं उसमें उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान ये भारत के उत्तर के विशाल मैदान के भाग माने जाते हैं। याद आ गया? और अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग के या प्रायद्वीपीय भारत के भाग माने जाते हैं। याद आया? तो देखिए भारत का उत्तर का विशाल मैदान या उत्तरी विशाल मैदान किससे बना है, या वर्तमान में जहां है वहां कभी क्या हुआ करता था? तैतीस सागर। तो ये दोनों क्या हैं? उसी के भाग हैं। तो ये भी किसके अवशेष होंगे? तैतीस सागर के। ठीक है। भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भारत किससे बना है? गोंडवाना लैंड की चट्टानों से। तो अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र भी प्रायद्वीपीय भारत के ही भाग हैं। तो ये दोनों भी किसके अवशेष होंगे? गोंडवाना लैंड के। तो अब आपको याद हो जाएगा आराम से। तो और अब सीधा रट लें, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान तैतीस सागर, अरावली प्रदेश गोंडवाना लैंड, पूर्वी मैदान तैतीस सागर, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जलवायु, तो थोड़ा सा याद करें जलवायु को। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांट देती है। अच्छा, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है। थोड़ा सा इधर आएंगे, थोड़ा सा पूर्व में आएंगे तो राजस्थान के लगभग बीच में 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है। और यहीं अरावली प्रदेश में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है। और थोड़ा सा दक्षिण पूर्व या पूर्व में आएंगे तो 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पाई जाती है। तो दोस्तों एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट होगी कि राजस्थान में अपने यहाँ उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या बोले सीधा सीधा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी या वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है। और अब आपको ये पॉइंट्स अगर स्पष्ट हो गया है तो ये चीज़ आपको आसानी से याद हो जाएगी। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को। शुष्कतम मरुस्थल जलवायु कैसी? शुष्क या एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु या एरिड क्लाइमेट। अर्ध शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली क्षेत्र के बीच में पाया जाता है। जलवायु कैसी? अर्ध शुष्क जलवायु या सेमी एरिड क्लाइमेट। ठीक है दोस्तों, तो याद हो गया। ये जो अपना भौतिक खंड है दो प्रकार की जलवायु में बंटा हुआ है। अरावली प्रदेश आर्द्रता बढ़ेगी। जलवायु कैसी? उप आर्द्र जलवायु या सब ह्यूमिड क्लाइमेट।
पूर्वी मैदान जलवायु कैसी, आर्द्र जलवायु या ह्यूमिड क्लाइमेट। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र जलवायु कैसी, अति आर्द्र जलवायु या वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इधर आने से, पश्चिम से पूर्व में आने से आर्द्रता बढ़ती चली जाती है। और चूंकि उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान जो है वो दो प्रकार की जलवायु या दो प्रकार के जलवायुवीय विभागों में बंटा हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान को 4 भौतिक खंडों में और 5 जलवायुवीय प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। चलिए, मृदा, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान आपको पता है मरुस्थलीय राजस्थान है वो, तो बलुई और रेतीली मिट्टी पाई जाती है बेसिकली। अरावली प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र है, तो चट्टानों के टूटने से भूरी लाल कंकरीली मिट्टी पाई जाती है बेसिकली। पूर्वी मैदान याद कीजिए, नदियों के जल के द्वारा लाई गई मिट्टी या मृदा से निर्मित जलोढ़ दोमट मृदा पाई जाती है, इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अभी बात की थी हमने, बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से काली कपासी या रेगुर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी मिट्टी, काली कपासी या रेगुर मिट्टी। अच्छा, अब बात करते हैं फसलों की। तो यहाँ की स्टेपल क्रॉप्स जो बेसिकली जो मेन फसलें उगाई जाती है उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में, वो है मोठ और बाजरा। हालांकि दोस्तों आप कहोगे कि अब गेहूं वगैरह, गंगानगर हनुमानगढ़ में गेहूं भी बहुत होता है, कपास भी बहुत होता है, बेसिकली अमेरिकन कपास होता है जिसे नरमा कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें ना दोस्तों, तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, रफ मैप है, थोड़ा सा गलत बन जाए तो माफ़ करिएगा। देखिए, भारत को इस तरीके से अगर बांट दें तो ये जो क्षेत्र है बेसिकली कौन सा, दक्षिण पश्चिमी, यहाँ पर दक्कन का पठार पाया जाता है और काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है, इसीलिए सर्वाधिक कपास का उत्पादन यहीं होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर अपने राज्य की बात करें। और ये जो कपास है ना दोस्तों, ये कौन सा भारतीय कपास है, छोटे रेशे का होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ और पंजाब साइड में यहाँ पर भी कपास की खेती की जाने लगी है, गेहूं भी उगता है, कपास भी उगता है। क्यों? नहरों से सिंचाई के द्वारा, सिंचाई का जल बहुत ज़्यादा उपलब्ध होने के कारण। ठीक है, नॉर्मली पहले यहाँ पे नहीं था ये, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी नहर और भी बहुत सारी नहरों के द्वारा यहाँ पर जब सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई तो गेहूं वगैरह भी उगा और कपास भी उगा। और कपास जो बेसिकली गंगानगर हनुमानगढ़ साइड में उगता है ना दोस्तों, वो अमेरिकन कपास है जिसे हम नरमा भी कहते हैं, लंबे रेशे का होता है। तो ये तो देखिए, ये सब सिंचाई की वजह से है। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जलवायु दृष्टि से यहाँ पर या फिर यहाँ पर जैसी मिट्टी पाई जाती थी, मृदा पाई जाती है, उसके आधार पर जो मेन फसल यहाँ उगाई जाती है इस पूरे उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान में, जो याद रखना है हमें, वो है मोठ और बाजरा। अरावली प्रदेश, भूरी लाल कंकरीली मिट्टी, लाल मिट्टी है तो मक्का और तंबाकू फसलें याद रखनी है अपने को। अरावली प्रदेश में कौन सी फसलें, मक्का और तंबाकू। पूर्वी मैदान जलोढ़ दोमट मिट्टी है भाई, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होती है। रोही के मैदान आपको याद होंगे। तो गेहूं और चना जो है मुख्य फसलें हैं इस भौतिक विभाग की या इस क्षेत्र की। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र काली कपासी रेगुर मिट्टी है, तो अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, काली मिट्टी या कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी में अफीम, सोयाबीन और कपास की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। चलिए दोस्तों, लास्ट पॉइंट, वनस्पति। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, वनस्पति जो है ना दोस्तों, वो जलवायु के आधार पर बंटी हुई है। तो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान खुद दो प्रकार की जलवायु है, शुष्क और अर्ध शुष्क। तो शुष्क जलवायु में शुष्क मरूदभिद जीरोफाइट्स पाए जाते हैं, और अर्ध शुष्क जलवायु के क्षेत्र में बेसिकली कंटीली झाड़ियां पाई जाती है, या कांटेदार जो ऐसे पेड़ होते हैं ना जिन पे कांटों की अधिकता होती है, वो पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अरावली प्रदेश कैसा है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाएगी, मेनली पर्वतीय वनस्पति। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान के अंदर देखिए दोस्तों, पूर्वी मैदान में थोड़ी सी आर्द्रता बढ़ती है, बरसात या फिर वर्षा की मात्रा बढ़ती है, और यहां पर जो बेसिकली जलवायु के आधार पर वनस्पति पाई जाती है वो है पतझड़ वन या डेसिडुअस फॉरेस्ट कह सकते हो आप उनको।
तो ठीक है, पतझड़ या डेसिडुअस याद रखना। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, यहाँ की जलवायु के आधार पर जो यहाँ वनस्पति पाई जाती है वो है मानसूनी सवाना। कौन सी? मानसूनी सवाना। एक लास्ट पॉइंट और दोस्तों, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपसे कोई पूछ ले कि इन 4 भौतिक विभागों में, इन 4 भौतिक खंडों में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कौन प्राप्त करता है, तो अपने को याद रखना है अरावली प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक आर्द्र कौन है या किसकी जलवायु सर्वाधिक आर्द्र है, तो अति आर्द्र जलवायु वाला हाड़ौती का पठार। एक चीज और, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, कौन से जिले में होती है? झालावाड़। अपने याद कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है? माउंट आबू सिरोही। ये सारे पॉइंट्स अपने जब राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे ना तब याद कर लेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा मेरा मेन पॉइंट सुनिए। इन 4 भौतिक विभागों में, फिजिकल डिविजन्स में, सर्वाधिक वार्षिक वर्षा मात्रा के आधार पर कौन प्राप्त करता है? आंसर होगा अरावली प्रदेश, ठीक है। जलवायुवीय दृष्टि से सर्वाधिक आर्द्र कौन सा भौतिक विभाग है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। एक छोटा सा पॉइंट और दोस्तों, शुरुआत में जो वीडियो बनाए थे मेरे हिसाब से मैंने नहीं बताया, ये जो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान है ना, इसको एक डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर बाई चांस कभी एग्जाम में आ जाए दोस्तों, उन्होंने रुक्ष प्रदेश नाम दिया था। तो बाई चांस आपसे पूछ ले कि उत्तर पश्चिमी रेतीले मैदान को रुक्ष प्रदेश किसने बोला? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अच्छा, अरावली प्रदेश का सबसे पहले वर्णन किसने किया? A.M. हैरान ने, ठीक है। ये मैं हालांकि बता चुका हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप ये मैप को थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से देखेंगे और इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे तो आपको तुलनात्मक तरीके से सारी चीज़ें याद हो जाएगी। उसके बाद इस सारणी पर या टेबल पर ध्यान देना और इसमें तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये सारे पॉइंट्स याद कर लेना। तो एक तरीके से मेरे हिसाब से एग्जाम में इस जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके सामने आ ही जाएगा जितने भी आप एग्जाम दोगे। तो मेरा मेन फोकस यही था दोस्तों कि जब अपने ये टॉपिक्स खत्म हो जाए, क्योंकि आज लास्ट वीडियो है इन टॉपिक अपने राजस्थान के भौतिक विभाजन का, तो एक तरीके से मैं आपको एक छोटा सा मैप के थ्रू और एक सारणी के थ्रू जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद करा सकूँ। मेरा बस इतना ही तात्पर्य था और आप आई होप आपको ये सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। तो अब मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊँगा, ठीक है। आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान से देखना दोस्तों, सारे नोट डाउन कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें। आपके लाइक थोड़े कम आ रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो देख के सीधा जाएं ना, लाइक करके जाएं दोस्तों। और जो भी आपके सुझाव हैं, वीडियो में कोई भी अच्छी बात लगी है कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें। आगे हमसे कोई अपेक्षा रखते हैं वो जाएं, वो बात हमें बताएं कमेंट के थ्रू, या कोई भी क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो वो हमें कमेंट के थ्रू बताएं। और दोस्तों आपके जितने भी परिचित हैं जो आरपीसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान का नॉलेज लेने के इच्छुक हैं, उनके साथ हमारे चैनल के लिंक को शेयर करें। और अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ा सी सेफ्टी रखें, घर से बिना किसी काम के बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप अपनी सेफ्टी रखोगे तो खुद की सेफ्टी नहीं है दोस्तों, आपके परिवार की सेफ्टी भी है। इसलिए मैं कहता हूँ खुद की सेफ्टी रखें और अपने परिवार की सेफ्टी रखें। और मैं साइड हो रहा हूँ दोस्तों, आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए सारे पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच।